बोलियो सूरी बेन सू हिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिनवान। दोस्तों, शेरशाह सूरी की ये लाइनें तो आपको याद ही होगी। जेता और कुपा के नेतृत्व में किली सुमेर युद्ध में जब शेरशाह सूरी के हाथ कांपने लगे थे और बहुत ही मशक्कत के बाद उसने विजय फतेह की थी, तो राजपूतों के अदम्य साहस और वीरता देखकर उसके मुंह से अनावश्यक ही निकल पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरी हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मारवाड़ के जोधपुर का इतिहास। मारवाड़ पर राठौड़ वंशों का शासन था। तो मारवाड़ पर राठौड़ वंश की सबसे पहले स्थापना सिहा ने की थी 13वीं शताब्दी के अंदर। सिहा को राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष के नाम से जानते हैं। बीच में 2-3 और है, लेकिन जो मेन संस्थापक है राठौड़ वंश का वो है राव चूड़ा। संस्थापक कब कहते हैं कि जब उनके पास कोई किला हो, दुर्ग हो, लेकिन इनके पास कोई दुर्ग नहीं था और इनके पास दुर्ग आ गया। कहते हैं कि राव चूड़ा को दहेज में दुर्ग मिला था, मंडोर का दुर्ग। और राव चूड़ा ने मंडोर को ही अपनी राजधानी बना लिया था। राव चूड़ा के पुत्र कान्हा रणमल 2-3 थे, लेकिन इनका कोई जिक्र नहीं है इतिहास में, सिर्फ बातें हैं। जो मेन आता है वो आता है राव जोधा। राठौड़ वंश का जो सबसे पहला शक्तिशाली शासक है वो राव जोधा ही है। मारवाड़ में सामंत प्रथा के वास्तविक संस्थापक या यूं कह दो कि राव जोधा ने ही सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। राव जोधा के पास राव चूड़ा का सिर्फ एक ही दुर्ग था, मंडोर। लेकिन राव जोधा कोई सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहा था। तभी इधर रेगिस्तान की तरफ इसने देखा है कि एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, नाम है चिड़िया टूक पहाड़ी, और इसके ऊपर एक तपस्वी थे बालकनाथ, वो तपस्या कर रहे थे। राव जोधा को ये पहाड़ी बहुत भा गई, भाई दुर्ग बनाएंगे तो यही बनाएंगे। पानी वानी की समुचित व्यवस्था थी तो इसने कहा यही बनाएंगे। बालकनाथ जी ने मना कर दिया। जोधा ने भी हट पकड़ ली, दुर्ग तो यहीं बनाऊंगा। बालकनाथ जी ने कहा नहीं, ये मेरी तपोभूमि है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जोधा ने कहा दुर्ग तो मैं यहीं बनाऊंगा। बालकनाथ जी गुस्सा हो गए, उसने श्राप दे दिया कि भाई जैसे ही तू दुर्ग की नींव रखेगा पानी सूख जाएगा। श्राप देके बालकनाथ जी तो चले गए। जोधा ने कहा अरे अच्छी समस्या ही, समुचित व्यवस्था थी लेकिन श्राप दे दी, अब क्या करें। तो इन्होंने कहा कि नींव हम हमारे हाथ से रखेंगे ही नहीं। तो इन्होंने कहा करणी माता को बोलो। 12 मई 1459 में जोधपुर के दुर्ग, जिसे हम मेहरानगढ़ के नाम से जानते हैं, उसकी नींव रखेंगी। और इसकी नींव करणी माता के हाथ से रखवाई गई थी। फिर कहते हैं कि इस दुर्ग में एक जिंदा व्यक्ति को चुनवाया गया। किसी ने कहा कि जिंदा व्यक्ति को चुनवा दो तो हमेशा इस दुर्ग पर जो दुर्ग बना रहा है उसी का शासन रहेगा। तो कहते हैं कि अब जिंदा व्यक्ति को कैसे चुनाए भी, वो भी अपनी इच्छा से कोई अगर समाधि लेना चाहता है तो एक अच्छे से आदमी को राजी किया, उसका नाम था राजिया। राजिया को इस दुर्ग में जिंदा चुनवाया गया था। तो फिर राव जोधा ने राजिया के जो पूरे परिवार थे उसकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। जोधा के बाद आता है उसका पुत्र सातल देव।
इसकी कोई विशेष बात नहीं है, एक दो बातें हैं। और सातल देव का पुत्र था गंगा। राव गंगा 1515 से 1531। राव गंगा ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी, और सैनिक सहायता तो राव गंगा ने की थी, और खुद अपने बेटे मालदेव को उस युद्ध में भेजा था। और राव गंगा का बेटा था, उसका नाम है मालदेव। मालदेव बहुत ही पराक्रमी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक कह दो, पराक्रमी शासक कह दो, बहुत पराक्रमी शासक था। मालदेव का जन्म 5 दिसंबर 1511 को हुआ था। एक बार क्या हुआ, राव गंगा ने अफीम का सेवन कर रखा था और महल के खिड़की के पास खड़े थे। तभी मालदेव गया इनके पास, पैर छुए और पैरों को पकड़ के नीचे धक्का दे दिया। तो मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी थी। तो मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं? मालदेव को। जैसे ही राव गंगा की मृत्यु हुई, मालदेव मारवाड़ का शासक बन गया और इसका राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ था। राव गंगा बहुत ही सुस्त आदमी था, अफीम का सेवन करता था, मस्त रहता था। इसके मस्त रहने के चक्कर में जो राव जोधा ने अपनी रियासत बनाई थी, वो सभी सामंत अपने आप में शक्तिशाली हो गए और अपनी अलग अलग रियासतें बनाने लगे। जब मालदेव शासक बना, तब उसके पास सिर्फ जोधपुर और सोजत, ये 2 परगने ही इसके पास थे। जब राव मालदेव 1531 में मारवाड़ का शासक बना, तब उसके पास एक तो जोधपुर और एक पाली की सोजत, ये 2 परगने ही उसके पास थे। तो सबसे पहले उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। सबसे पहले राव मालदेव ने 1532 में जालौर के बदाजून के शासक वीरा को हराया और जालौर पर अधिकार कर लिया। 1532 में ही नागौर पर आक्रमण किया और नागौर के दौलत खां को हराया और नागौर पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार इसका विजय अभियान जारी रहा। अजमेर, टोंक और इधर बीकानेर के शासक जेतसी युद्ध में मारा गया था। इसका बेटा था कल्याणमल। और मेड़ता का शासक था वीरमदेव। वीरमदेव यहाँ से भाग गया था, तो मेड़ता पर अधिकार किसका हो गया? राव मालदेव का। बीकानेर पर अधिकार किसका हो गया? राव मालदेव का। जालौर पर अधिकार किसका हो गया? राव मालदेव का। मारवाड़ एक छोटी सी रियासत थी, लेकिन मालदेव ने इसको इतना बड़ा बना दिया था और जैसलमेर के भाटियों को हराया, जैसलमेर पर भी अधिकार कर लिया, बहुत बड़ा बना दिया था इसने अपना साम्राज्य। जब मालदेव शासक बना था, तब दिल्ली में जो बादशाह था वो था हुमायूं। लेकिन चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें हुमायूं की हार हुई। फिर 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। 1540 में जो दिल्ली का शासक बन गया वो कौन बन गया? शेरशाह सूरी। अफगानी था ये। अब क्या हुआ? जोधपुर के राव मालदेव ने सोचा हुमायूं की सहायता से हम शेरशाह सूरी पर आक्रमण करें, शेरशाह सूरी आ जाएगा। और मालदेव ने यह सोचा कि मैं इधर
उत्तरी भारत में भी अपना साम्राज्य विस्तार कर सकता हूँ। तो महादेव ने सहायता के लिए हुमायूं को पत्र लिखा, भाई मैं आपकी सहायता करूँगा, आप भी मेरी सहायता करना। ये बात कल्याणमल को पता चली। कल्याणमल भाग के चला गया किसके पास? शेरशाह सूरी के पास। कल्याणमल ने शेरशाह सूरी को कहा, भाई वो मालदेव तो हुमायूं की सहायता कर रहा है। शेरशाह सूरी ने मालदेव के पास पत्र भिजवाया और इसको कहा कि जैसे ही हुमायूं आपके पास आए उसको पकड़ लेना, बंदी बना लेना। लेकिन हुमायूं इनके पास आया, ठहरा, इसने स्वागत किया लेकिन बंदी नहीं बनाया। ये बात वापस पता चली इसको शेरशाह सूरी को कि भाई इन दोनों अगर ये दोनों साथ मिलकर मेरे पे आक्रमण करेंगे तो मैं दिल्ली की कुर्सी गंवा दूंगा। तो शेरशाह सूरी ने इसके ऊपर आक्रमण की योजना बनाई। शेरशाह सूरी सेना लेके आया यहाँ, इसके साथ बीकानेर का शासक कल्याणमल और मेड़ता का शासक वीरमदेव दोनों इसके साथ थे। और इधर से जोधपुर की सेना भी आ गई। कहते हैं कि शेरशाह सूरी के पास उस समय करीब 80,000 सैनिक थे और जोधपुर की सेना के पास करीब 15 से 16,000 सैनिक थे। बहुत दिनों तक आमने सामने रहे। अब क्या शेरशाह सूरी को पता था कि राजपूत बहुत ही शक्तिशाली है और अगर वो 15,000 है और हम 80,000 है तो भी हम उनके सामने नहीं टिक पाएंगे। तो इसने एक योजना बनाई। महादेव के 2 सेनापति थे, जेता और कुंपा, बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे। रात को क्या हुआ, दोनों सो रहे थे अपने अपने कैंप में, ये सो गए भी। और यहाँ पे महादेव का शिविर था। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया, इन दोनों के पास मोहरें भिजवा दी, मोहरों से बंधी हुई गिटरी भिजवा दी, इनके बाहर रख दी। इनको पता ही नहीं था जेता और कुंपा को। और फिर एक जाली पत्र बना के महादेव के पास भेज दिया। तो महादेव ने सोचा, उस पत्र में लिखा हुआ था भाई कि जेता और कुंपा दोनों शेरशाह सूरी की तरफ से युद्ध लड़ेंगे कल। तो महादेव ने सोचा, रे जेता और कुंपा अगर उसकी तरफ चले गए तो मेरी हाथ निश्चित है। महादेव रातों रात फरार सिवाना दुर्ग अभी पड़ता है बाड़मेर में, शीतल देव ने बनवाया था ये। सिवाना दुर्ग को मारवाड़ राजाओं की संकटकालीन शरणस्थली भी कहते हैं। ये आ गया सिवाना दुर्ग। सुबह उठे तो जेता और कुंपा को पता चला भाई हम पे तो ये देशद्रोह का कलंक लग गया है, हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमारे ऊपर कलंक लग गया है। अगर हम वापस जोधपुर जाएंगे तो जिंदगी भर ये कलंक और इस कलंक के साथ हम नहीं जी पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, चलो भी हम तो युद्ध लड़ेंगे। 1544 इधर से शेरशाह सूरी की सेना आ गई और इधर जेता और कुंपा ने जैसे ही युद्ध करने का निर्णय लिया तभी नारा चौहान भी अपनी 3,000 सैनिक अपने साथ लेके युद्ध में आ गया। और इनके साथ था अखेराज सोनगरा पाली के। इनकी सेना थी करीब 8,000 और इनके पास थी सेना करीब 80,000। शेरशाह सूरी को जीत दिखाई दे रही थी। 8,000 सैनिक 80,000 सैनिकों से कब तक लड़ेंगे। सुबह हुई, दोनों के मध्य युद्ध स्टार्ट हुआ। पहले ही पहर में राजपूत की सेना ने इतना खतरनाक आक्रमण किया कि अफगानी सेना के पांव उखड़ गए थे, पीछे भागने लगे थे। और शेरशाह सूरी ने खुद देखा है जेता और कुंपा को लड़ते हुए तो हिल गया था पूरा और करीब 2 मील पीछे चला गया था। तभी कहते हैं जलालुद्दीन जरवानी अपनी सेना लेके आ गया। उसके पास करीब 10,000 सैनिक थे। वो सेना लेके आया और इधर से घेर लिया इनको। तब जाके शेरशाह सूरी की सांस में सांस आई, भाई ये आया। फिर भी राजपूत सेना इतनी वीरता के साथ लड़ रही थी कि शेरशाह सूरी कांप रहा था, कहीं युद्ध में हार न जाऊं।
हारने की बात छोड़ो, ये सोच रहा था कि मैं मारा न जाऊं जेता और कुंभा के हाथों। इतने खतरनाक युद्ध लड़ रहे थे। अभी शेरशाह सूरी की हालत ऐसी हुई कि भागने की, जैसे ही भागने लगा तभी से संदेशा आया इसके पास, वही जेता और कुंभा दोनों मारे गए। जेता और कुंभा दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। तब जाके शेरशाह सूरी की सांस में सांस आई और इसने कहा, शुक्र है कि मैं जीत गया, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। गिरी सुमेल युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध था। इसमें जेता और कुंभा वीरगति को प्राप्त हो गए थे और मालदेव सिवाना दुर्ग में शरण ली थी इसने, और जोधपुर पर अधिकार किसका हो गया था? शेरशाह सूरी का। और कल्याणमल को बीकानेर की रियासत दे दी थी शेरशाह सूरी ने, और वीरमदेव को मेड़ता की रियासत दे दी थी। लेकिन क्या हुआ, 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु का समाचार जैसे ही महादेव ने सुना, महादेव ने वापस जोधपुर पर आक्रमण किया और जोधपुर को वापस अपने अधीन कर लिया। राव महादेव ने एक ही गलती कर दी थी जेतारण्य युद्ध में, जेता और कुंभा को अकेला छोड़ के चला गया। अगर महादेव जेता और कुंभा का साथ देता और युद्ध में डटा रहता तो निश्चित ही 1544 में महादेव पूरे भारत का सम्राट बन जाता, दिल्ली का सम्राट बन जाता। लेकिन भ्रमवश या उसने चाल खेली और ये चाल में आ गए और सेना लेके चले गए थे, इसलिए इस युद्ध में, गिरी सुमेल युद्ध में महादेव की हार हुई। महादेव ने युद्ध नहीं लड़ा लेकिन फिर भी महादेव की हार हुई। फिर 1545 में शेरशाह सूरी मारा गया और वापस जोधपुर का शासक कौन बन गया? राव महादेव। राव महादेव बहुत ही प्रतापी शासक था। इसे फारसी इतिहासकारों ने राव महादेव के लिए हस्मत वाला शासक कहा। इसका मतलब होता है शक्तिशाली फरिश्ता। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हस्मत वाला शासक किसे कहते हैं? राव महादेव को। राव महादेव की जब मृत्यु हुई थी 1562 में, तब तक इसके पास 58 परगने और 52 युद्धों का विजेता। राव महादेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है।